हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब? वेलकम यू ऑल टू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अवे टू लबासना। और हम स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स को। तो इसमें हम जितने भी मॉड्यूल्स हैं इंक्लूडिंग PT 365 जो विज़न का आता है, जो शंकर का डॉक्यूमेंट है, जो राउस का डॉक्यूमेंट आता है, और जो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स इनसाइट्स के अवेलेबल हैं, तो उन पर्टिकुलर स्कीम में जो भी एड ऑन पॉइंट्स हैं उन्हें कंपाइल करके एक डॉक्यूमेंट रेडी किया गया है। अब आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप यही डॉक्यूमेंट आपको PDF फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल @tips for IAS पे मिल जाएगा, और साथ साथ आप वीडियो के साथ इस एक्सप्लेनेशन को भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर गवर्नमेंट सीरीज। तो फर्स्ट जो हम इसमें स्कीम देखेंगे, तो हमने जो इंडेक्स प्रोवाइड किया आपको यहाँ पे, तो इसमें हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री वाइज मॉड्यूल आपको चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे PDF। इससे इजी होगा कि आप मिनिस्ट्री वाइज क्विकली इसको रिवाइज कर सकें, बिकॉज एट द लास्ट जो PT 365 का मॉड्यूल आता है वो 170 to 180 पेजेस का बल्कि डॉक्यूमेंट हो जाता है, और एक महीने में इतनी स्कीम्स टेंशन रख पाना पॉसिबल नहीं होता। चाहे आप उसको एक बार पढ़ लें या 2 बार, उससे पॉसिबल नहीं होता। इट्स बेटर टू स्टार्ट राइट नाउ। तो फर्स्ट स्कीम्स जो हम देखेंगे, फर्स्ट है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान, और दूसरी होगी फसल बीमा योजना। तो 2 स्कीम्स हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट स्कीम, डेट इज़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब उससे पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि व्हाट आर सेंटर सेक्टर स्कीम और सेंटर स्पॉन्सर स्कीम, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है वो समझ लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज जो सेंटर सेक्टर स्कीम होती है वो 100% फंड की जाती है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, और जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम होती है उसमें दोनों का ही शेयर होता है। उससे पहले हम ये सेक्टर को क्लियर कर लेते हैं अपना कि 100% फर्स्ट थिंग हमने देखा कि सेंटर इसको फंड करता है। सेकेंड जो ये इम्प्लीमेंट की जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही मशीनरी के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है। सेकेंडली थिंग कि ये जो फॉर्मुलेट होती है उन सब्जेक्ट पे होती है। सब्जेक्ट मीन्स कि जो एरियाज़ हैं कि जिनके लिए ये स्कीम बनाई जाएगी वो यूनियन लिस्ट के ही होते हैं। जैसे 7 शेड्यूल में जो मेंशन है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, और ये अकाउंट करते हैं कि जो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होना है उसका 11%। और नेक्स्ट है जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। तो आप बेसिकली ये कीवर्ड ध्यान रखेंगे, स्पॉन्सर। जो आप TV सीरियल देखते हैं या अवार्ड्स भी देखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि काफ़ी स्पॉन्सर होते हैं, कि एक स्पॉन्सर नहीं होता उस पर्टिकुलर शो का। तो आप इससे देख सकते हैं कि जब स्पॉन्सर्ड पर आ रहा है तो बेसिकली ये मीनिंग आप अपने माइंड में लगाइए कि केवल सेंटर इसकी फंडिंग नहीं करेगा, कोई दूसरा सोर्स भी होगा। तो दूसरा सोर्स यहाँ पे है स्टेट। तो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में होगा क्या कि जो सेंटर और स्टेट है दोनों ही जो फंडिंग है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और सेकेंड थिंग जो इम्प्लीमेंटेशन है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है वो किस सब्जेक्ट पे बनती है? वो उन सब्जेक्ट पे बनती है जो स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए हैं, जिससे कि इनकरेज किया जा सके स्टेट को कि वो अपने अकॉर्डिंग जो उनको लगे प्रायोरिटाइज कर सके एरियाज को। उन्हें लगे कि ये एरिया वीक है, इसके लिए हमें स्कीम बनानी चाहिए। तो डेट्स वाई। और जो सेंटर का टोटल एक्सपेंडिचर है उसका ये 10% हिस्सा इसमें जाता है। सेकेंडली जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है उन्हें हर 5 साल बाद रिविजिट किया जाता है, कि देखा जाता है कि जो हमने टारगेट सेट किए थे वो अचीव हो पाए या नहीं हो पाए, और जो ये क्यों किया गया। और सेकेंडली थिंग जो नीति आयोग बनी है प्लानिंग कमीशन के बाद, तो उसी वजह से कि जो प्लानिंग कमीशन का होता था कि 5 ईयर का होता था उसमें, लेकिन नीति आयोग के बनने से वो नहीं हो पाया। तो इसलिए इसको जो कोटरमिनस कर दिया गया फाइनेंस कमीशन के, जो हर 5 साल बाद प्रेसिडेंट साहब द्वारा बनाई जाती है। और जो 28 सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स हैं उनके सनसेट क्लोजेज हैं। सनसेट क्लोज क्या होता है कि एक एंड डेट, कि जैसे हम स्कीम्स में पढ़ेंगे 2014 से ले 20 तक रखी गई है, तो ऐसे ही ये एंडिंग डेट ये टाइम रखा गया है। लेकिन एक्सेप्ट जो MG नरेगा है उसका कोई भी सनसेट क्लोज नहीं है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो होप आपको ये जो डिफरेंस है सेंट्रल स्पॉन्सर और सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बीच में एब्सोल्युटली क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू आवर फर्स्ट स्कीम, डेट इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। पहले इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि प्रोवाइड करना इनकम सपोर्ट सभी स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर्स को। और बेसिकली ये फार्मर्स होते हैं जिनके 2 हेक्टेयर से कम लैंड है जिनके पास। और सेकेंड है कि सप्लीमेंट करेगा फाइनेंशियल नीड्स जो फार्मर्स की हैं, जिससे कि जो भी क्रॉप को उगाने के लिए
ग्रो करने के लिए उनको इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी स्कीम में आप ध्यान रखें किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो ऑब्वियसली ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर चल रहा है तो उसके अंदर आती है। सेकेंडली ये किस सेक्टर की है, मतलब सेंट्रली सेक्टर है, सेंट्रली स्पॉन्सर है, तो ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, मीन्स 100% जो फंडिंग होंगी वो यूनियन गवर्नमेंट करेगी। और इसमें इनकम जो सपोर्ट है 6,000 की पर ईयर, वो सभी लैंड होल्डिंग फार्मर्स को दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, दैट इज ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स। इसमें ये कंडीशन नहीं रखी गई है कि इतना लैंड होना चाहिए, इसमें सभी लैंड होल्डिंग फार्मर्स को दिया जाएगा अक्रॉस द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ लैंड साइज। और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट दी जाएगी 2,000 एवरी 4 मंथ्स। तो टोटल अमाउंट बनता है 6,000 रुपये पर ईयर। जो डेफिनेशन है इसमें फैमिली की, इसमें इंक्लूड है हस्बैंड, वाइफ और माइनर चिल्ड्रन। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कौन आइडेंटिफाई करेगा कि ये किस फैमिली को मिलना चाहिए, वो किसे दी गई है, वो रिस्पेक्टिव स्टेट और यूटी को दी गई है। जो फंड है वो डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र किए जाएंगे जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में, डेट इज़ डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। और जो फार्मर है वो भी एक ऑनलाइन पोर्टल है, आप खुद जब गूगल पे टाइप करेंगे पीएम किसान तो ऊपर ही फर्स्ट सर्च में दिखता है ये कि पीएम किसान का जो पोर्टल है आप ओपन कर सकते हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू, वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। आप अपना जो स्टेटस है, कितना पेमेंट आपको रिसीव हुआ है वो भी चेक कर सकते हैं, कौन सा अकाउंट नंबर लिंक है उस सब आप चेक कर सकते हैं। जो प्रोग्राम है रेट्रोस्पेक्टिवली 1 दिसंबर 2018 से आ गया था। और एक इम्पोर्टेंट थिंग इसमें क्या है कि 1 फरवरी 2019 के बाद जो भी लैंड के अंदर कोई भी चेंजेस किए गए होंगे वो स्कीम में लागू नहीं होंगे। इससे पहले कोई भी चेंजेस आपने अपने लैंड में किए, डेट्स फाइन, वो देखा जाएगा। और जो बेनिफिट है वो केवल उन्हीं फार्म फैमिलीज को दिया जाएगा जिसके रिकॉर्ड्स के अंदर लैंड रिकॉर्ड के नाम हैं, एक्सेप्ट फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो हमारे ये 6th शेड्यूल और ILP इनलैंड प्राइवेट के स्टेट्स हैं। और झारखंड इनके लिए नहीं होगा बिकॉज इनके लिए सेपरेट प्रोविज़न है लैंड रिकॉर्ड के। और पीएम किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है, फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ पीएम किसान, ऑन विच जो फार्मर्स हैं वो स्टेटस देख सकते हैं एप्लीकेशन का, अपडेट का, जो भी करना है उनको। आधार कार्ड अपडेट करना है कि उनका क्रेडिट हिस्ट्री क्या है बैंक अकाउंट का, जो अभी आपको ऊपर भी बता रहा था मैं कि ऑनलाइन जाके आप देख सकते हैं। अब कौन कौन इसमें इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूजन कि सर्टेन कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशियरी जो हाई इनकम स्टेटस के हैं। फर्स्ट इसमें है इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर। तो बेसिकली आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स होते कौन है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट के फार्म्स होते हैं कि या शुगर के फैक्ट्रीज होती हैं तो गवर्नमेंट किसी को दे देती है, तो वो ही ये इंस्टीट्यूशनल फार्म होल्डर्स होते हैं, ये लैंड होल्डर्स होते हैं। ये इसमें एक्सक्लूड किए गए हैं, इसमें इंक्लूड नहीं है। और फॉर्मर या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सभी इसमें एक्सक्लूड है। और पर्सन जो कोई भी इनकम टैक्स पे किया हो लास्ट असेसमेंट ईयर में वो एलिजिबल नहीं है इस बेनिफिट के लिए। जो सभी पीएम किसान के बेनिफिशियरी हैं उन्हें KCC दिया जाता है, डेट इज़ किसान क्रेडिट कार्ड। इसे डिटेल में अभी आगे हम पढ़ेंगे। सो डेट जो फार्मर्स हैं वो लोन ले सकते हैं बैंक से, और ये हेल्प करेगा सभी ऑल सच फार्मर्स कि वो शॉर्ट टर्म लोन ले सके क्रॉप और एनिमल रियर फिशरिंग के लिए। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जिसका होगा 4%, जो अगर टाइमली रिपेमेंट करेंगे वो। अदर फीचर्स क्या हैं इसका कि जो कैश पेमेंट दिया जा रहा है 6,000 का, ये इसका कोई भी मतलब नहीं है कि आपके पास कितनी लैंड है, कितना स्मॉल साइज है उसका, कितनी बड़ी लैंड है। जैसे ऊपर पढ़ाया गया था कि ये सभी ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स के लिए बस लैंड होनी चाहिए, और ये बिकम एन इनकम सप्लीमेंट टू लैंड ओनिंग हाउस होल्डिंग्स। और ये इसने जो लैंडलेस टीनेंट्स है उसको अपने स्कोप में रही रखा, ये इसका ड्रॉबैक मान सकते हैं आप। तो आपको ये पूरी क्लिस्टर क्लियर हो जानी चाहिए। फर्स्ट ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 6,000 एवरी, उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि 2,000 एवरी 4 मंथ्स। और ये फैमिली की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए, कौन कौन एक्सक्लूड है इसमें वो क्लियर होना चाहिए। और किसान क्रेडिट कार्ड इसमें प्रोवाइड किया जाएगा सभी बेनिफिशियरीज को। और आपको जो भी इसमें बीच में डेफिनेशन पढ़ाई गई है कि जो लैंड होल्डिंग फार्मर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन लैंड होल्डर्स कौन होते हैं, सब क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं पीएम फसल बीमा योजना के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, ऑलरेडी 2016 में UPSC इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करना फाइनेंशियल सपोर्ट को, कि जैसे जो फार्मर है उसकी जो इल्ड है वो डिपेंड करती है नेचर के ऊपर ही। तो नेचुरल कैलेमिटीज़, पेस्ट और डिसीज़ में इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, नाम से ही पता चल रहा है फसल बीमा इट इज़ इंश्योरेंस। स्टेबलाइज करना फार्मर की इनकम टू इंश्योर द कंटिन्यूएशन इन फार्मिंग। फार्मर को इनक्रेज करना कि वो
और इनोवेटिव मेथड ट्राई करे, क्योंकि जब उसे इंश्योरेंस ज़्यादा होगा तो वो तभी रिस्क ले पाएगा। अब बेनिफिशियरी को है ना, इसमें सभी फार्मर्स इंक्लूड हैं, इंपॉर्टेंट शेयर क्रॉप्स और टीनेंट फार्मर भी इसमें इंक्लूड हैं। आपके साथ यूपीएससी कर सकते हैं कि सभी फार्मर्स में एक्सक्लूड कर दे शेयर क्रॉपर और टीनेंट्स को, लेकिन ऐसा नहीं है। और सेकंड थिंग, फीचर्स क्या है इसका, जैसे हमने ऊपर पीएम किसान पढ़ी, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, लेकिन ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आप देख पा रहे हैं, इट्स मीन्स कि सेंटर और स्टेट दोनों में शेयर किया जाएगा। और ये सभी जो इंश्योरेंस स्कीम एग्जिस्टिंग थी उसको इसने रिप्लेस कर दिया गया, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को। जो यूनिफॉर्म जो प्रीमियम है वो ओनली 2% है जो फार्मर के द्वारा पे किया जाएगा सभी खरीफ क्रॉप्स के लिए, और 1.5% है रबी क्रॉप्स के लिए। तो आपको एक ट्रिक है 2K व्यूज़ होते हैं, 2K क्वालिटी 4K होती है, तो वो आप इसको याद रख सकते हैं कि 2% जो है वो खरीफ क्रॉप के लिए। फर्स्ट थिंग, आपको बहुत डाउट हो रहा है प्रीमियम क्या है। तो प्रीमियम जैसे आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आप जैसे मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, जैसे 1000 की, तो टोटल ईयरली 12,000 आप पे करते हैं, तो वो प्रीमियम होता है कि आपने कितना अमाउंट देना पड़ रहा है। तो वही है कि 2% देना होगा फार्मर्स को सभी खरीफ क्रॉप्स के लिए, और 1.5% देना पड़ेगा सभी रबी क्रॉप्स के लिए। और इन केस जो कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, जो फार्मर को प्रीमियम देना होगा वो केवल 5% है। तो आपको यहाँ तक पूरा ही क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद इन 24 आवर। और टेलीग्राम चैनल टिप्स फॉर आईएएस को आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लें, आपको सभी लेक्चर्स की अपडेट वहाँ पे मिलती रहेंगी। आप क्वेश्चन आता था कि ये बेसिक्स कि कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं, कि मतलब क्रॉप्स जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है और कंपेरेटिवली बेटर रिटर्न्स दे फार्मर को, एग्जांपल शुगर, केन, जूट, कॉटन। और जो बैलेंस प्रीमियम है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल प्रोपोर्शन में पे किया जाएगा। कि जैसे अभी ऊपर देखा कि आपको एग्जांपल समझाया था कि 1000 आप दे रहे हैं तो वो प्रीमियम है, और टोटल जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो कौन पे करेगा, सेंटर स्टेट अपने हिसाब से पे करेंगे। तो किस हिसाब से दे रहे हैं वो, तो जो सेंटर है वो प्रीमियम सब्सिडी 50% से 25% कर दी गई है उसने इरीगेटेड एरियाज़ के लिए, और 30% उसने कर दिए अनइरीगेटेड एरियाज़ के लिए। खरीफ सेशन जो हुआ 2020 का। अब ये इरीगेटेड और इरीगेटेड एरियाज़ किस बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं कि जो भी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे 50% या उससे ज़्यादा इरीगेटेड एरिया है उसे इरीगेटेड एरिया डिस्ट्रिक्ट कंसिडर किया जाएगा, और इससे अगर कम है तो वो अनइरीगेटेड हो जाएगा। इसलिए जो सेंटर का शेयर है प्रीमियम सब्सिडी में वो 90% इंक्रीज़ कर दिया गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, जहाँ पे एग्जिस्टिंग जो था 50% चल रहा था कि 50-50 शेयर कर रहे थे, लेकिन वो 90% इंक्रीज़ कर दिया गया। और जो सेंट्रल सब्सिडी है अंडर फसल बीमा योजना वो लिमिटेड है, जैसे ऊपर बताया गया कि 30% अनइरीगेटेड एरियाज़ के लिए, 25% इरीगेटेड एरियाज़ के लिए। और ये कंपलसरी था पहले कि फॉर लोनी फार्मर्स की उसे ये अवेलेबल करा नहीं था, लेकिन अब ये वॉलेंटरी करा दिया गया है सभी फार्मर्स के लिए, इंक्लूडिंग दोज विद एग्जिस्टिंग क्रॉप लोन्स। अब इल्ड लॉसेस में कौन कौन से इंक्लूड है कि कोई भी नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क इंक्लूडिंग नेचुरल फायर, लाइटनिंग, स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, साइक्लोन, ये सभी इंक्लूड है इसके अंदर, ड्रॉट्स भी। और वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें प्री हार्वेस्ट जो लॉसेस हैं वो तो हैं ही, इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी इंक्लूड हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एरिया अप्रोच बेसिस पे की जाएगा कि डिफाइन एरिया कि यूनिट एरिया ऑफ इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस कम ऑफ जो सम है ऑफ क्रॉप्स क्या है कि स्टेट और यूटी वो स्केल ऑफ फाइनेंस को चूज़ कर सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे ये टर्म्स हैं क्या। और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ नोशनल एवरेज यील्ड एमएसपी पे या फार्म गेट प्राइस कंसिडर किए जा सकते हैं अदर क्रॉप्स के लिए जहाँ पे एमएसपी को डिक्लेयर नहीं किया गया। तो स्केल ऑफ फाइनेंस इज बेसिकली कि वो अमाउंट जो किसी भी क्रॉप को रेज करने के लिए लग रही है पर यूनिट कल्टिवेटेड एरिया में, दैट इज़ द स्केल ऑफ फाइनेंस। एंड नोशनल एवरेज यील्ड इज कि मिनिमम इतनी यील्ड तो होनी ही चाहिए। एंड फार्म गेट प्राइस वो है कि जो जिसमें सेलिंग कॉस्ट को हम माइनस कर देते हैं कि आप प्रोडक्शन जो जितने भी फार्म से निकलते ही जो उसका प्राइस है दैट इज़ द फार्म गेट प्राइस। अब जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस है दैट इज़ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा, और कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करा सकती हैं। और जो फार्मर्स हैं उन्हें देना पड़ेगा 12% इंटरेस्ट बाय इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा उनको देना पड़ेगा फार्मर्स को 12% का इंटरेस्ट इन सेटलमेंट केम बियॉन्ड 2 मंथ्स ऑफ प्रिस्क्राइब कट ऑफ डेट।
और जो स्टेट है वो अपनी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी मतलब अपनी कंपनी भी सेटअप कर सकते हैं इसके लिए। रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने मॉडिफाइड किए हैं सम प्रोविजन ऑन ऑनगोइंग स्कीम्स ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और जो ये रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड स्कीम थी, इसमें जो एलोकेशन है बिजनेस का टू द इंश्योरेंस कंपनीज वो 3 साल के लिए किया जाएगा। करंटली जो टेंडर अलॉट किया जाता है वो स्टेट के द्वारा वो 1, 2 या 3 साल के पीरियड में किया जाता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है स्टेट और यूटी को कि वो इम्प्लीमेंट कर सकती है स्कीम को किस ऑप्शन के साथ, कि वो सिलेक्ट कर सके कोई भी एडिशनल रिस्क कवर हो, जैसे हमने ऊपर भी देखा था कि स्टेट अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से उसे देख सकती है। और स्टेट को अलाउ नहीं है कि वो स्कीम को सब्सिक्वेंट सीजन में कंसिडर करे अगर वो डिले हो जाती है कि वो अपनी प्रीमियम सब्सिडी को रिलीज़ करने में। और इसकी जो कट ऑफ डेट है 31 मार्च और 30 सितंबर अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट दी गई है। रिसेंटली जो महाराष्ट्र है वो फर्स्ट स्टेट बना है जिसने इंटीग्रेट करे हैं अपने लैंड रिकॉर्ड वेब पोर्टल पे फसल बीमा योजना के। और ये फैसिलिटेट करेगा कि सिंपली है कि ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं लैंड डिटेल्स की फार्मर्स को, और जो ओवर इंश्योरेंस और प्रिवेंट इंश्योरेंस की जो इन एलिजिबल पर्सन को दिया जा रहा था उसकी ये प्रॉब्लम सोल्व कर देगा। तो हमने इस वीडियो में 2 स्कीम्स देखी हैं, फसल बीमा योजना एंड पीएम किसान। उससे पहले हमने डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रल स्पॉन्सर वो कंसीडर कर दिया था, और उससे ऊपर आपको इंडेक्स पूरा क्लियर हो जाना चाहिए जो हम डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द थर्ड स्कीम दैट इज़ फॉर्मेशन एंड प्रोमोशन ऑफ फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो सब्सक्राइब लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।